देखिए, जब आपने बेसिक जान ली फॉरेक्स ट्रेडिंग की, और आपको बेसिक समझाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि ये एक फुल टाइम काम है, ठीक है। और इसीलिए आपको बताया गया कि पार्टिसिपेंट्स के बारे में आप स्टडी करें। जब आपको पता चलेगा सेंट्रल बैंक किस तरह से ट्रेड इसमें फाइनेंशियल मार्केट में इन्वॉल्व होता है, स्टेट बैंक किस तरह से होता है, और बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो आपको पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री का, इस काम का स्कोप कितना, ठीक है। और आप इसको सीरियस होके करेंगे। फर्स्ट चीज तो ये थी कि आपको ये समझाया जाए कि ये एक हाई रिस्क बिजनेस भी है, और एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, जिसने हजारों लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। तो एक सीरियस माइंडसेट आपका जो है वो स्टार्ट में बनाना। उसके बाद जब आपने टेक्निकल एनालिसिस की कुछ चीजें सीखी हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और फंडामेंटल की, इसमें साथ साथ आपकी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है, और उसका डिसिप्लिन जो है वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना अच्छा ट्रेडर होगा। यहाँ पे ये कहना कि टेक्निकल एनालिसिस जिसका स्ट्रांग होगा वो अच्छा ट्रेडर होगा, ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ नहीं होता, फंडामेंटल भी होता, ठीक है। क्योंकि जब फंडामेंटली मार्केट मूव करती है तो वो टेक्निकल को फॉलो नहीं करती, सही है। तो अगर फंडामेंटल एनालिसिस किसी का स्ट्रांग होगा तो वो अच्छा ट्रेडर होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर साइकोलॉजी और डिसिप्लिन किसी का स्ट्रांग होगा तो वो एक अच्छा ट्रेडर होगा, क्योंकि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सरवाइव कर लेगा, और वहां से जो है वो निकल जाएगा, अगर उसका साइकोलॉजी और डिसिप्लिन अच्छा है। क्योंकि अप एंड डाउन हर बिजनेस में आता है। तो सक्सेसफुल ट्रेडर एक स्ट्रांग माइंडसेट डेवलप करता है, और अपने इमोशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इमोशंस कैसे कंट्रोल होंगे? फेयर एंड ग्रीड, ये मैंने आपको बताया कि जब आप सेट ऑफ रूल्स अपने डिसाइड कर लेंगे कि आपने आपका टारगेट क्या है, सही है। आपका टारगेट क्या है, आपने रिस्क कितना लेना है पर ट्रेड, और आपने स्टॉप लॉस क्या रखना है, टेक प्रॉफिट क्या रखना है। जब ये सेट ऑफ रूल्स आप बना लेते हैं और उनको फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, तो क्या होता है कि आप इमोशंस को अपने जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने उन रूल्स को क्या कर लिया है, सेट कर लिया। इसी तरह से डिसिप्लिन, और यही चीज होती है हर जगह। हम देखते हैं कि अगर कहीं पे भी डिसिप्लिन को सेट करने की बात होती है या इमोशंस को सेट करने की बात होती है, तो एक रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जब आप उनको फॉलो करते हैं तो फिर आपके जो है वो सारे इमोशंस क्या हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। फेयर और ग्रीड, अब इसकी मिसाल हम ले लेते हैं। अगर आर्म फोर्सेस की बात करें तो वहाँ पे फेयर को खत्म करने के लिए वो क्या क्या करते हैं, जो हमने सुना है कि इतनी हार्ड उनकी ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है, ताकि वो अपना डर जो है वो उनका खत्म हो जाए। तो डर भी क्या है, एक इमोशन है, ठीक है। उसको खत्म करने के लिए वो कितनी ट्रेनिंग्स और कितने हार्ड प्रोसेस से गुजरते हैं, जब जाके उनका एक डर जो होता है वो क्या होता है, खत्म होता है। सेम एज इट इज, अगर आप यहाँ पे आपकी वहाँ पे अगर आपका समझ ले जानी एक वो होता है, जान से आप लड़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो माशी तौर पे फुली इन्वॉल्व होते हैं अपने ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे जो डर है वो आपको, वो डर जो लेके डूबेगा वो फिर आपको इकोनॉमिकल नुकसान हो जाएगा। अच्छा, डिसिप्लिन रहना है अपनी फिक्स स्ट्रेटजी के साथ, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। अगर लोगों के एसएल होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं, तो वो फौरन से सोचते हैं कि अब मैं हम कोई और सी ट्रेड लें जिससे अपने लॉस को रिकवर करें। ये ओवर ट्रेडिंग कहलाती है। या आपने अपना एक दिन का एक टारगेट सेट किया है, और उस टारगेट को आपने अचीव कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आप मजीद ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट्स मीन ये ओवर ट्रेडिंग है। चाहे जितनी भी अच्छी मार्केट हो, आपको लग रहा है कि आपने $10 का टारगेट था, आपने अचीव कर लिया, लेकिन आपको लग रहा है यार मार्केट तो बड़ी अच्छी मूव कर रही है और ये मुझे $5 और दे सकती है, तो ये है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। इसको आपने अवॉइड करना है। इसी तरह से रिवेंज ट्रेडिंग, तो ये कि आपका स्टॉप लॉस हो गया, अब आपने कहा मैं तो आज ही रिकवर करूंगा, आज का लॉस मैंने आज ही रिकवर करना है, तो इसको रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। तो आपने ओवर ट्रेडिंग को भी अवॉइड करना है, रिवेंज ट्रेडिंग को भी अवॉइड करना है, और अपनी एक फिक्स
स्ट्रेटजी बनानी है जिसको फॉलो करना है। वो स्ट्रेटजी आपकी सक्सेसफुल भी हो सकती है इन फ्यूचर और फेल भी हो सकते हैं, लेकिन आपने स्ट्रेटजी को फॉलो करना। सक्सेसफुल हो गए बेस्ट हो गया, लेकिन अगर फेल हो गए तो आपने लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीख के फिर आपने नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे काम करना। ठीक है। सही। अच्छा, पेशेंस बिल्ड करना है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। जब भी आपका, अगर आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या आपने लाइव ट्रेडिंग में आपका लॉस होता है, तो आपने आगे इस क्लास की चीज़ों को लाजमी जो है वो रिपीट करना है, ताकि आप अ, एक अच्छी स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन वगैरह अपना सेट कर सकें। अच्छा, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग प्लान आपने बनाना है जिसमें अपने रिस्क को भी मैनेज करना है। डिफाइन यूर स्ट्रेटजी, आपने डिसाइड करना है कि आप स्कैल्पिंग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है। अब इसमें हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है ना, ये जैसे M1 हो गया, M5 हो गया, M15 हो गया। ठीक है। इस इन टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग होती है। ठीक है। अगर ये लेवल है एक सपोर्ट का, तो हो सकता है आपको ये लेवल जो है वो 1 घंटे में मिल रहा है। ठीक है। 5 मिनट पे आके कोई अपनी स्ट्रेटजीज को देखना और उस पे आके ट्रेड करना। ठीक है। ये स्कैल्पिंग होता है कि आपने फौरन जो है वो एंट्री ली और 5 मिनट में आप एग्जिट हो गए प्रॉफिट लेके या लॉस लेके। ठीक है। इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। तो आपने स्कैल्पिंग करनी है, या आपने स्कैल्पिंग करनी है, या आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है। ठीक है। या आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है, या आपने खुद डिसाइड करना है। ये कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि जब आप प्रैक्टिस करें तो डेमो प्रैक्टिस में आप कुछ कुछ टाइम तक स्कैल्पिंग भी कुछ टाइम तक करें। ठीक है। स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज को सीख के उसके बाद आप जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी करें और स्विंग ट्रेडिंग भी करें। तीनों चीज़ों को आप करें और देखें कि आपको क्या बेहतर लग रहा है, आपको क्या सूट कर रहा है। ठीक है। कोई चीज़ फिक्स नहीं है, किसी को स्कैल्पिंग सूट कर जाती है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग, और किसी को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ये आपने देखना है कि आपका जो मार्केट का जो बिहेवियर है, स्कैल्पिंग वाला, स्विंग ट्रेडिंग वाला और लॉन्ग टर्म वाला, आपको क्या सूट कर रहा है, तीनों पे आपने प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है। सबके अलग अलग होता है, किसी को लॉन्ग टर्म जो है वो समझ में आता है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई स्कैल्पिंग करता है। तो आसान तरीका ये है कि आप हर स्ट्रेटजी को सीख के पहले उस पर कुछ अर्सा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे उसमें आपको खुद जो है वो, अगर इंटरनली आप खुद बोलेंगे कि नहीं है ये चीज़ बेस्ट है, तो उसको आप लेके जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डिफाइन यूर स्ट्रेटजी, कि आपने क्या स्ट्रेटजी डिसाइड की हुई है उसको डिफाइन करें। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट रखें और रिस्क लिमिट लाजमी जो है वो डिसाइड करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अब रियलिस्टिक टारगेट क्या होता है, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है। टारगेट की बात करते हैं। तो आपका मिसाल के तौर पे $1000 का अकाउंट है। ठीक है। और आपका जो टारगेट है वो है $10। ठीक है। तो पर डे, ठीक है, पर डे, पर डे आपका $10 टारगेट है। सही है। तो आप, ये कितना बनता है? 1% बनता है। अब आपने अपना रख लिया कि 1% जो है वो मैं, मेरा डेली का टारगेट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो आपका टेक प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए ट्रेड पे? $10। और स्टॉप लॉस भी क्या होना चाहिए? $10, 1:1 का रेशो आ।
ठीक है। इसमें आप एक चीज और ये कर सकते हैं कि आप दो ट्रेड ले लें, यानी आपका टारगेट सेम है। ठीक है, टारगेट आपका सेम है 10 डॉलर, सही, 1% 1000 पे। लेकिन आपने क्या किया कि दो ट्रेड्स ले लें। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में आपने क्या किया कि टेक प्रॉफिट आपने रखा 5 डॉलर। ठीक है, स्टॉप लॉस रखा 5 डॉलर। अब इसी को आपने डाइवर्सिफाई कर दिया। पहली ट्रेड में ये हो गया, और दूसरी ट्रेड में भी आपने क्या किया कि टेक प्रॉफिट रखा 5 डॉलर और स्टॉप लॉस रखा 5। अब इसमें हुआ क्या कि आपने उसी 10 डॉलर के टारगेट को दो ट्रेड में डिवाइड कर दिया, डाइवर्सिफिकेशन आ गई। ये किसी और करेंसी पेयर पे हो, ये किसी और करेंसी पेयर पे हो, या गोल्ड पे हो, इस तरह से आपने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है कि आपने अपने प्रॉफिट टारगेट को सेट किया और रिस्क लिमिट को सेट किया। रिस्क लिमिट में एक तो आपने सिर्फ इतने से टारगेट में ही डाइवर्सिफिकेशन कर दी कि दो अलग अलग करेंसी पेयर में उस ट्रेड को लगाया, ताकि एक प्लस हो एक माइनस हो, तो आप डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। और रिस्क लिमिट क्या है कि जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप 1% 1% टू 2%, 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं ले पर ट्रेड। सही है। तो 1:1, $10 SL, $10 TP बेस्ट है। ठीक है। इसकी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है, जो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। कुछ हम इसकी स्ट्रेटजी के कुछ वेबिनार्स कर लेंगे। ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर आप 50% भी प्रॉफिटेबल हो जाए अपनी स्ट्रेटजी में, 1:1 के रेशो में। तो आप किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं 50% के रेशो के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अलग से वेबिनार करेंगे। रियलिस्टिक टारगेट और रिस्क लिमिट को आपने डिफाइन कर लिया। एंट्री और एग्जिट एग्जिट पॉइंट को आप जो है वो डिसाइड करें। नाम तो मैं ऐड तो कर दूं, लेकिन उनका उन्होंने डिस्टरबेंस किया। तो एंट्री और एग्जिट रूल्स, डिफाइन एंट्री और एग्जिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि करंट प्राइस पे ट्रेड लेने का सोचते हैं। तो वो करंट कैंडल को देखते हैं, उससे पहले वाली कैंडल को देखते हैं, उससे पहले वाली कैंडल को देखते हैं। मैं हमेशा इससे जो है वो मना करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप कभी भी करंट प्राइस पे एंट्री लेने का नहीं सोचें। किसी भी पेयर को आप ओपन करते हैं तो आप उसमें अपनी एनालिसिस करें। ठीक है, अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, सपोर्ट ड्रॉ करें, रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। ठीक है, मूविंग एवरेजेस सेट करें, और उसके बाद आप वेट करें कि मार्केट जो है वो आपकी उस एनालिसिस पे आती है, उस प्राइस पे आती है, तो आप जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपनी एंट्री पॉइंट को डिसाइड कर रहे हैं कि आपने एंटर कहाँ होना है मार्केट में। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे गोल्ड भी खोल लिया, और मेजर करेंसी पेयर्स आपने ओपन कर ली, और सब में आप क्या करते जा रहे हैं, एनालिसिस करते जा रहे हैं। और डेली जब आप चार्ट को खोल के देख रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं प्राइस आई हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमने पहले ड्रॉ किया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप देखें यहाँ पे मार्केट जो है वो बिल्कुल वहीं पे खड़ी है। साथ में इसने एक बेयरिश कैंडल के साथ साथ एक बुलिश कैंडल भी बनाई है, जिससे पता ही चल रहा है कि बेयर्स तो स्ट्रांग थे, लेकिन साथ में क्या है, बायर्स भी स्ट्रांग है, और एक की लेवल भी है। सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि ये बायर्स जो है वो स्ट्रांग नजर आए हैं, और ये ऊपर की क्लोजिंग हुई है, तो ये 1 घंटा है। ठीक है, 4 घंटे में देखें तो ये की लेवल तो है। सही है। अब अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो सिंपल हमारा स्टॉप लॉस इस पिन बार से नीचे होगा। ठीक है, और जितना स्टॉप लॉस होगा उतना जो है वो टेक प्रॉफिट होगा। इट्स मीन कि आपने एंटर कहाँ होना है। ठीक है, और आपका एग्जिट क्या होगा। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। मान लें $10 का स्टॉप लॉस है, तो $10 का आपने टेक प्रॉफिट रख दिया। 1:1 पे आप काम कर रहे हैं।
तो ये एक साथ। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट। एंट्री पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आप अपने लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, उन लेवल्स पे जब मार्केट आएगी और कंफर्मेशन आपको मिलेगी। अब एक कंफर्मेशन अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमने ये लेवल ड्रॉ किया भी था, तो अगर ये एक पिन बार हम देखते हैं जहाँ पे हमें एक बुलिश प्रेशर नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ तक आई थी, लेकिन यहाँ पे जाके इसकी बॉडी जो है वो क्लोज हुई है। इट्स मीन पॉसिबिलिटी है कि ये एक बाइंग प्रेशर है, ठीक है, जिसकी वो ये इस तरह की मजीद कंफर्मेशंस के साथ हम क्या करते हैं कि एंट्री लेते हैं और एसएल का होगा इस बन बार से नीचे। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने अपने एंट्री पॉइंट या आपने मार्केट में एंटर कहाँ होना है वो डिसाइड करने होते हैं। उसके लिए आप अलग अलग पेयर्स पे अपनी एनालिसिस करें, ठीक है। और उसके बाद एग्जिट पॉइंट क्या होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो डिफाइन करें कि आपने कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है। इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट हर ट्रेड के साथ लाजमी रखें, क्योंकि आपका ताकि आपका कैपिटल जो है वो क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। गलतियां होंगी, स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है, टेक प्रॉफिट भी होंगे। मान ले 10 आपने ट्रेड की, 10 के 10 स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। 500 का आपका अकाउंट है, $5 का आप एसएल रख रहे हैं, और 10 एसएल आपके हो गए यानी $50। कोई मसला नहीं है, $500 में $50 आपका लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते तो वो 10 की 10 ट्रेड अगर $10 माइनस में आप काटते तो $100 होता, और अगर नहीं काटते तो और ज़्यादा माइनस होता। अब कम से कम 10 ट्रेड आपने लिए हैं, उनमें उनके 10 के 10 एसएल होने पे $50 तो माइनस हो गया। लेकिन उन 10 ट्रेड्स को अगर आप एनालाइज करें, पोस्ट एनालिसिस जिसको कहते हैं कि ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आपने क्या क्या गलतियां की। उन गलतियों से सीख के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, सही है। लाइव मार्केट एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी बिल्डिंग। मार्केट अंडरस्टैंड करें, मार्केट के स्ट्रक्चर को, इसके ऊपर मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड के बारे में बताया, ठीक है, कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, इसको एनालाइज करें। और आधा एक घंटा तो सिर्फ आप एक चार्ट पे एनालाइज करने में लगा दें, कोई इशू नहीं है, और इसी तरह से ट्रेडर करते हैं, ठीक है। 1 आवर आप जो है वो चार्ट को सिर्फ एनालाइज करने में लगा रहे हैं, आप जाहिर सी बात है आपको तो उसमें आपकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि आप इतनी चीज़ों को आप देख सकें, ठीक है। आप देख रहे हैं, आप स्टार्ट करते हैं ट्रेंड से, हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीकली क्या इसका मोमेंटम है, क्या ट्रेंड है, डे डेली का क्या इसका ट्रेंड है वो देखते हैं, डेली लेवल्स देख लेते हैं, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। 4 आवर में आप देखते हैं, सही है। इसी तरीके से आप 1 घंटे में देखते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में आप जो है वो चार्ट को देख रहे होते हैं। साथ में आप उसमें जो है वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, ट्रेंड लाइंस लगा रहे होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। साथ में आप कुछ इंडिकेटर है तो उसमें आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो एनालाइज करते हैं, फिर आप आते हैं ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, और फिर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे आते हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न पे आते हैं, आप देखते हैं कोई बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, ठीक है, इस तरह के पैटर्न्स को आप देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ही अच्छी यहाँ पे एग्जांपल आई है। ये एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है ना, देखा जाए तो कि हाई लो हाई लो हाई लो बन के जा रहा। अब यहाँ से मार्केट गिर रही थी, लेकिन आपको पता है कि मार्केट का जो एक मोमेंटम है 4 घंटे में वो बेयरिश तो शो नहीं कर रहा, साइडवेज भी शो नहीं कर रहा, लेकिन बुलिश जरूर शो कर रहा है।
अच्छा मैं बता दूं, ठीक है। तो अब ये 4 घंटे में अगर हम इस ट्रेंड की करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हमें पता चलेगा कि ये लोअर लो तो नहीं बना रहा है, इसका मतलब बेयरिश नहीं है, साइडवेज में भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा साइडवेज आ रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो हाई लो हाई लो हाई लो बन रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये जो है वो बुलिश यार, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ से गिर रही थी, लेकिन आपको पता चला कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, तो मार्केट यहाँ से गिर रही है। अब आप कहते हैं पॉसिबल बाय मैं कहाँ ले सकता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास एक इनगल्फिंग बनी, तो ये इनगल्फिंग बनी कैंडल, कैंडल स्टिक पैटर्न में ये इनगल्फिंग कैंडल बनी। तो इस इनगल्फिंग कैंडल के बनने के बाद आप अगर एंट्री लेंगे, ठीक है, कंफर्मेशन की, और इस पिन बार से नीचे ऐसे रखेंगे, उतना ही टेक प्रॉफिट रखेंगे, तो आपका देखें टेक प्रॉफिट हिट हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, साथ में आप कैंडल स्टिक पैटर्न को देख रहे हैं, जिससे आपको रियल टाइम में डिमांड एंड सप्लाई का और बायर के स्ट्रांग होने का या बेयर्स के स्ट्रांग होने का, बेयरिश होने का पता चलता है, ठीक है। तो ये इसमें आप जितना टाइम लगाएं उतना अच्छा है, और हर पेयर पे आप जो है वो इस तरह से एनालिसिस करें, और जब आपकी लेवल्स पे मार्केट आती है तो आप वहाँ पे जो है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करें विद स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। अब आप कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइम जोन में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड नज़र आते हैं, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 1 आवर, 4 आवर एंड डेली, इन 3 कैंडल्स को आप क्या करें, तो ये टाइम टाइम फ्रेम को देखें, तो ये H1, H4 एंड डेली, इन 3 पे आप रहें ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और वैसे उसके अलावा देखने के लिए अगर आप उससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ये 3 टाइम फ्रेम जो है वो सही है, ठीक है, H1, H4 एंड डे 1। उससे नीचे आप जाते हैं तो वो फिर आपके लिए सुइटेबल नहीं है डे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि वो फिर स्कैल्पिंग में आते हैं, और उसमें मार्केट जो है वो इतना ज़्यादा लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करती, ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर आपने कोई 30 मिनट में या 15 मिनट में कोई सपोर्ट बनाई या रेजिस्टेंस बनाई, तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन आप 1 आवर में या 4 आवर में या डे 1 पे कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी टेक्निकली लेवल्स को फॉलो करने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता ही चल रहा है कि देखिए डिफरेंट टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको चीज़ें पता चल सकती हैं। अब वीक में हम जाते हैं तो वीक में हमें पता चलता है ओवरऑल क्या है, बुलिश मार्केट है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन लगा लें आप, इसमें आप सिर्फ इस तरह से तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने वीक में एंट्री नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि वीक में आप एंट्री लेंगे तो वीक के हिसाब से आपको वेट भी करना पड़ेगा अगले 4-5 हफ्तों का या महीने का, ताकि आपको रिजल्ट मिले, ठीक है। तो ये हमने ट्रेंड लाइन लगा दी। डे 1 पे आप आ जाए, अब डे 1 पे ये चीज़ सामने आ रही है, इसको हम जूम आउट भी करेंगे, जूम आउट करके हमें ये लेवल पता चल रहा है कि ये इम्पोर्टेंट लेवल था जहाँ से मार्केट उठी है। इसी तरह से यहाँ पे अब आएंगे तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चैनल पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने एक चैनल बना लिया जिसमें मार्केट क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। यहाँ पे आप देखेंगे इसको क्या किया, मैं ब्रेक हो गया, यानी लो हाई लो, लोअर लो हाई, लोअर लो लोअर लो, बेरिश चल रही थी मार्केट, लेकिन इस लेवल से जाके मार्केट ने जो है वो अपना बेरिश ट्रेंड जो है वो
चेंज किया है। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल था वीक पे भी। ठीक है, तो यहाँ से जब आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है वो मार्केट ने चेंज किया, तो आपको बुलिश एंटर हो जाना चाहिए बाय में। ठीक है, स्टिल आप यहाँ से भी बाय में एंटर हो सकते हैं। ये है CHF JB1। ठीक है, तो आपके पास अच्छा एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये तो चीजें थी क्या कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर को, डायरेक्शन को। टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करें, आप मूविंग एवरेज यूज करें, RSI यूज करें। ठीक है, लेकिन जिस भी इंडिकेटर को आप यूज करें उसकी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि उसको यूज कैसे करना है, उसका प्लस माइनस या उसकी लिमिटेशन कहाँ पर है, उससे उसको कब वो फेल हो जाता है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। और किसी भी चीज को या इंडिकेटर को आप 100% या उस पर बिलीव करके नहीं करें। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करती, क्योंकि रियल टाइम मार्केट है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस है, तो साथ में फंडामेंटल। ठीक है, और फंडामेंटल न्यूज़ ऐसी होती हैं जो जब फंडामेंटली मार्केट मूव करती है, तो वो किसी इंडिकेटर को या टेक्निकल एनालिसिस चीज़ों को फिर फॉलो नहीं करती। ठीक है। अच्छा, अब इसकी मिसाल बहुत सी हैं। ठीक है, अगर हम कोरोना की बात कर लें, ठीक है, तो वो एक ऐसी फंडामेंटल आपके पास न्यूज़ थी जिसकी वजह से ऑयल और हर चीज़ जो है वो क्रैश हो गई मार्केट। तो उस वक्त मार्केट नहीं देखती कि टेक्निकली जो है वो बहुत अच्छा लेवल है, वो फिर उसने फंडामेंटल मूव करना है। या रशिया यूक्रेन की बात करें या कोई भी जंग होती है, तो उसके बाद चीज़ें जो है वो अपने फंडामेंटली मूव करती हैं, फिर वो टेक्निकल लेवल्स को जो है वो ब्रेक कर देती है। ठीक है। अच्छा, की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैंने अभी आपको बताया है, और प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल अपनी नॉलेज को रियल टाइम में जो है वो अप्लाई करें। मजीद आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, काफ़ी बड़ी मार्केट है, इसमें आपने जितना ज़्यादा आप टाइम लगाए उतना कम। और साल 2 साल भी अगर कोई सीखने में लगाए सिर्फ, तो अ, बुरा नहीं है अगर उसने लाइफ टाइम जो है वो इस काम को करना है तो। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने रहते हैं और कंटिन्यू लर्निंग करना चाहते हैं, तो हम जो है वो एडवांस कोर्स भी जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। अ, इसी तरीके से मजीद आपको वेबिनार्स के जरिए स्ट्रेटजीज और डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताएंगे। और साथ में आपको अभी जो मैं इस क्लास में बताने जा रहा हूँ वो है कॉपी ट्रेडिंग एंड स्मार्ट अर्निंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, कल मैंने आपके साथ एक चीज़ डिस्कस की थी, मैं देखता हूँ अगर दोबारा कैसे। कल मैंने आपके साथ ये एक अकाउंट दिखाया था आपको। ठीक है, कि 18% इसमें मंथली प्रॉफिट है, 0.53% जो है वो डेली प्रॉफिट है। और ये इसमें जो है वो विड्रॉ भी हो चुका है। 500 का अकाउंट है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? 69%, यानी से ऑलमोस्ट 70% प्रॉफिटेबिलिटी है। 86% बाय की प्रॉफिटेबिलिटी है एंड 45% सेल की प्रॉफिटेबिलिटी है। टोटल 52 ट्रेड्स हुई। ठीक है, अब इस लेवल पे पहुंचने के लिए, इस लेवल की ट्रेड ग्रोथ को हासिल करने के लिए आपको जाहिर सी बात है टाइम चाहिए। आपने पहले प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 महीने डेमो अकाउंट पे। ठीक है, उसके बाद जाके आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर लाइव अकाउंट पे। फिर लॉस ना हो स्टार्टिंग में, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी शख्स हो उसका लॉस लाजमी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग में होता है, बल्कि आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस होता है और लॉसेस होते हैं। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग क्या होती है कि कॉपी ट्रेडिंग एक पैसिव इनकम है जिसमें आप रेप्लिकेट कर सकते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की ट्रेड को, रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने अकाउंट में। उसकी वजह क्यों आप रेप्लिकेट करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आप लैक ऑफ मार्केट एक्सपीरियंस, अभी आपका मार्केट का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, और आप के पास लिमिटेड टाइम होता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, तो उसके बाद ट्रेड करने के लिए फुल टाइम नहीं है।
जैसा कि एक एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल ट्रेडर करता है फुल टाइम। इसी तरह से आप लो रिस्क स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाह रहे हैं। ये कुछ वजूहत होती है कि इस वक्त सबसे जो बेस्ट वे है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जिसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, वो है कॉपी ट्रेडिंग। ठीक है, कि अगर आप समझते हैं कि आपको टाइम लगेगा सीखने में, समझने में और लर्निंग करने में, अपनी स्ट्रेटजीज बनाने में, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने में, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए, तो आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? सिंपल तरीका उसका कि ये जो अकाउंट है इस स्मार्ट फॉरेक्स, इसको आपने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद आप इसको सेम जो ट्रेडिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं वही आपके MT5 अकाउंट में फॉलो हो रही होती है। अच्छा, ब्रोकर पे अकाउंट भी आपका होता है, डिपॉजिट भी आप खुद करते हैं, विड्रॉ भी आप खुद करते हैं, लेकिन जो ट्रेड है वो एक एक्सपर्ट ट्रेडर कर रहा होता है, जो रेप्लिकेट हो रही होती है रियल टाइम में आपके अकाउंट। किस तरह से वर्क करती है कॉपी ट्रेडिंग? आप सबसे पहले एक मास्टर ट्रेडर चूज करते हैं और उसकी हिस्ट्री और परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको फॉलो कर लेते हैं, यानी अपना अकाउंट लिंक करते हैं उसके साथ। तो जो भी वो ट्रेड लेता है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में एग्जीक्यूट हो जाती है सेम। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो ऑटोमेटिकली मिरर हो जाता है आपके अकाउंट में। प्लस में कोई ट्रेड क्लोज होगी तो वो आपके पास अकाउंट में भी प्लस में क्लोज होगी, और अगर माइनस में उसके पास होती है तो आपके पास भी माइनस में क्लोज होगी। लेकिन पूरा कंट्रोल आपके पास होता है कॉपी ट्रेडिंग में, अकाउंट का कंट्रोल आपके पास होता है। राइट मास्टर ट्रेडर को कैसे सिलेक्ट करेंगे? इसमें ये होता है कि विन रेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी आप चेक करते हैं। ठीक है, कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, स्कैल्पिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं कि स्टॉप लॉस है नहीं है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है या नहीं है, और लोअर ड्रॉ डाउन को देखते हैं। ड्रॉ डाउन मीन्स आपकी वो रनिंग रनिंग ट्रेड कितनी ज्यादा माइनस में रही है, उसको ड्रॉ डाउन कहते हैं। और कंसिस्टेंसी इज द की। तो अगर हम इसको देखते हैं और इसके ड्रॉ डाउन को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ड्रॉ डाउन है 2.65%। इट्स मीन जब से ये इस अकाउंट में काम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो रनिंग ट्रेड माइनस में गई है वो 2.6% गई, जबकि ग्रोथ जो हुई है वो 37.26% है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो है वो, अच्छा एक सेकंड, वॉइस ब्रेक हो रही है अभी? क्या आप सही आ रही है आवाज़? अच्छा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर मैं जो रिकमेंड करता हूँ लोगों को वो ये करता हूँ कि देखिए, लॉसेस का होना एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, और ये सिर्फ फॉरेक्स में नहीं होता, बल्कि किसी भी काम को आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में लॉसेस होते हैं। ठीक है, आप डिपेंड करता है कि आप उनसे सीख के आगे बढ़ते हैं या आप वहीं पे गिव अप कर देते हैं। लेकिन बेस्ट चीज जो आज से 5 साल 4 साल पहले नई लोगों को मैसर थी वो थी कॉपी ट्रेडिंग। तो कॉपी ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं कि आप एक स्मार्ट एक्सपीरियंस ट्रेडर को फॉलो करते हैं, उसकी जो भी स्ट्रेटजीज होती है वो आपके अकाउंट में कॉपी होती है रियल टाइम। उससे आप जो है वो मंथली एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। साथ में आप अपना टाइम लर्निंग पे लगाते हैं, स्ट्रेटजीज पे लगाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे लगाते हैं, क्योंकि आपका जो एक डिजायर होता है, आपने जो सोचा होता है कि मैं पार्ट टाइम में इस काम को करता हूँ जिससे मैं 100 150 डॉलर बना लूँ, वो तो आपके कॉपी ट्रेडिंग से आ रहा है। ठीक है, विदाउट एनी लॉस, यानी खुद से अगर आप करेंगे लॉस के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, वहां पे किसी को फॉलो करेंगे जिसको हंड्रेड्स ऑफ फॉलोअर्स फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, वहां पे लॉस के चांसेस कम है, लो रिस्क स्ट्रेटजी है। अब आपके जो एक आउटकम आप चाह रहे थे किसी काम से, वो क्योंकि आपको मिल रहा है डे फर्स्ट से या फर्स्ट मंथ से, तो आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे अपनी स्ट्रेटजी बिल्डिंग में, अपनी रिस्क मैनेजमेंट में, अपनी एनालाइजिंग में। ठीक है, और उस मास्टर ट्रेडर की ट्रेड्स को
देख के भी आपको बहुत सी चीजें सीखने का मौका मिलेगा कि किस ट्रेड को कहाँ पे लेके कितना होल्ड किया, कहाँ पे क्लोज की, उससे भी आप लर्निंग कर सकते हैं। तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो आप बेसिक कोर्स करें। बेसिक कोर्स के साथ साथ आप कॉपी ट्रेडिंग करें, और फिर 2-3 महीने डेमो पे प्रैक्टिस करें, ठीक है, और उसके बाद लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ये सबसे बेस्ट वे है कि जिसमें आपका टाइम भी सेव होगा, आपके लॉसेस भी नहीं होंगे, और आप एक अच्छे ट्रेडर भी बन जाएंगे। और आपको जो एक चीज होती है किसी पोजीशन पे आके लोगों को कि नहीं आप नहीं बनते पैसे फॉर एग्जांपल, तो वो आपको जो है वो एक ऑलरेडी आपके अकाउंट में बनते हुए नजर आ रहे होंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि अगर कोई और मेरे अकाउंट पर ट्रेडिंग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं किसके, कॉपी ट्रेडिंग के। राइट मास्टर ट्रेडर को कैसे सेलेक्ट करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं स्मार्ट फॉरेक्स को, तो उसके लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गई पैसिव इनकम कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से मैंने आपको बताई। इसी तरह से इसमें क्या होता है कि कोई मैनुअल एग्जीक्यूशन आप नहीं करते, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप एक वक्त में 2-3 मास्टर ट्रेडर को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, और इस जब भी आप कॉपी ट्रेडिंग करें तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ जाएं, ना कि कोई गेन की तरफ। तो इस पे हम एक वेबिनार अलग से करेंगे कॉपी ट्रेडिंग पे, आईबी पे। अच्छा, आईबी को डिस्कस करते हैं कि आईबी कमीशन क्या होता है। इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, ये कुछ पैसिव इनकम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं और कम वक्त में बनना चाहते हैं और अपने पर्सनल लॉसेस को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कॉपी ट्रेडिंग और आईबी के इनकम आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और अपनी जो है वो ट्रेडिंग पे फोकस करें, तो आप कम टाइम में अच्छे जो है वो ट्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि आप फाइनेंशियली थोड़े से रिलैक्स रहेंगे। अर्निंग आपकी पहले ही हो रही होगी, चाहे ट्रेड आपकी खुद की ट्रेड से हो या नहीं हो। तो आईबी कमीशन क्या होता है कि अगर आप ब्रोकर में रेफर करते क्लाइंट्स को या ट्रेडर्स को, तो उसमें जो क्या होता है कि आईबी कमीशन आपको बनता है कि वो क्लाइंट, मिसाल के तौर पे आपने आईबी बना लिया एक ब्रोकर पे, और आपने अपने लिंक सेंड कर दिया अपने दोस्त को जिसको अकाउंट बनाना था, और उसने आपके लिंक से अकाउंट बना लिया, तो वो जितना भी वॉल्यूम उस वो अपने अकाउंट में ट्रेड करेगा, जितना भी जितनी भी ट्रेडिंग वो अपने अकाउंट में करेगा लाइफ टाइम जब तक वो आपके आईबी से अटैच है, तो आपको उस पे पर लॉट साइज के हिसाब से कमीशन मिलता रहेगा। ठीक है। जब आप यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट साइज होती है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज। ठीक है। जब वो स्टैंडर्ड लॉट साइज जितनी भी इसकी होगी, तो पर स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से गोल्ड पे $7 होता है और करेंसी पेयर पे $5 होता है। तो जब जब उसके अकाउंट में वो स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड करेगा, तो आपको $7, $5 to $7 जो है वो आईबी कमीशन मिलता रहेगा, और ये आईबी कमीशन भी अच्छा खासा जो है वो बन जाता है। सही है। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करता अपनी कुछ चीज़ें, लेकिन इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे है नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अगर आप आईबी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको कोई अपनी खुद की कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है नहीं। और दूसरी बात है कि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग या किसी भी काम को करते हैं तो आपके साथ जुड़े लोग भी उस काम को करना चाहते हैं, तो जब वो करना चाहते हैं तो आप उनको अपने लिंक से अकाउंट क्रिएट करवा देते हैं, और वो जितना भी अपने अकाउंट में अर्निंग कर ट्रेडिंग करते हैं उस पर आपको उनके वॉल्यूम के हिसाब से आपको आईबी कमीशन मिलता रहता है। और जितने भी लिंक आपके लिंक से अकाउंट बनते रहेंगे उनका आईबी कमीशन आपको मिलता रहेगा। सही है। अब इसमें क्या आपको शेयर कर दूं, चले फिर मैं रिकॉर्डिंग हटानी पड़ेगी।